हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमबीलो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में आपने पोक्सो के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखे होंगे, जिसमें मैंने आपको 50 सुपर फास्ट केस लॉज का रिवीजन करवाया था, जिसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज, लीडिंग जजमेंट्स, लेटेस्ट केस लॉज थे, जिसमें सारे केस लॉज हमने ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के डिस्कस किए थे। आज इस क्लास में मैं आपको बीएनएस के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का फास्ट एंड क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ। यहाँ पे हम बीएनएस प्लस आईपीसी दोनों के मिक्स केस लॉज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बीएनएस अभी लेटेस्ट आया है, लेकिन जितने भी पुराने लीडिंग और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वही बीएनएस में हम मेंस आंसर राइटिंग में कवर कर रहे हैं। तो 100 केस लॉज है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 50 हम इस लेक्चर में करेंगे और इसी का पार्ट 2 होगा, उसमें हम 50 केस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला केस है हमारा के एम नानावटी का केस। देखो, के एम नानावटी का केस जो है मर्डर वाले पार्ट में हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, जिसमें कंप्लीट केस का नाम है के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो केस है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन से रिलेटेड है, मतलब कि जब आपको गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया जाता है, जब आपको गुस्सा दिलाया जाता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति के ऊपर असॉल्ट करते हो, तब ये सेक्शन आता है। इसमें कहा कि अचानक उत्तेजना के सिद्धांत को स्पष्ट किया और कहा कि यदि व्यक्ति क्रोध में या आवेगवश हत्या करता है तो मर्डर में नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड में वो लायबल ठहराया जाता है। क्योंकि जब हम मर्डर के अपवाद पढ़ते हैं तो वहां पे अपवादों में हमें ये चीजें क्लियर की जाती है। तो ये सेक्शन बीएनएस में भी हम एप्लीकेबल करते हैं और प्लस आईपीसी में भी हम पढ़ते थे। देन सेकंड केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रावायमपुरम पुनैया। इस केस में कहा कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच इसमें डिफरेंशिएट किया गया कि हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, बट हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ऐसा ही एक केस हम पढ़ेंगे गोविंदा का। गोविंदा के केस में भी क्या किया था, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस बताए थे कि इन दोनों में एक्चुअल में क्या अंतर है। देन थर्ड हमारा केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस केदार यादव 2019 का। इसमें कहा कि कॉमन इंटेंशन जो सेक्शन 34 में हम पढ़ते हैं, आईपीसी में कहा गया कि साझा इरादा साबित करने के लिए पूर्व सहमति जरूरी नहीं है, बल्कि घटनास्थल पर व्यवहार और परिस्थिति से भी इसे साबित किया जा सकता है। तो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड ये केस है। कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड और कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम और भी इंपॉर्टेंट केस पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है बारेंद्र कुमार घोष। ये लीजिए, यहीं पर ये केस आ गया, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस है। इस केस में कहा कि जो सभी ने मिलकर अपराध किया, तो भले ही किसी एक ने गोली चलाई हो, बाकियों भले ही एक ने गोली चलाई हो, दूसरे ने गेट पे खड़े होकर ध्यान रखा हो, तो सबको हम सेम ही जॉइंट लायबिलिटी से हम सभी को पनिश करेंगे। देन नेक्स्ट केस है हमारा मोहम्मद अख्तर हुस्न आरा खातून वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। इस केस में हेल्ड किया कि एक ही घटना से जुड़े अपराधों के लिए अलग अलग सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि अपराध भिन्न भिन्न प्रकृति के न हो। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन का जो रूल है वो एप्लीकेबल किया गया था। प्लस एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो हम यहाँ पे केस लॉज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बीएनएस और आईपीसी के 100 केस का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें इस क्लास की जो पीडीएफ है वो अपने एमडीलो क्लासेस के 399 जो अपना न्याय यात्रा बैच यूट्यूब पे चल रहा है, उस न्याय यात्रा बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी पीडीएफ आएगी। केवल हम बीएनएस के एमसीक्यूज नहीं, हमारे लॉ में जितने भी इंपॉर्टेंट एंड जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, जो हर एक स्टेट की जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ, एआईबी, एलएलबी जिसमें भी इंपॉर्टेंट है, उनके सभी के हम इंपॉर्टेंट और लीडिंग जजमेंट्स जो है एमडीलो क्लासेस पे कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने 399 की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर अपनी बीएनएस की क्लासेस चल रही है, पोक्सो चल रहा है, यहाँ पे सीपीसी के लेक्चर भी आते हैं, बीएसए भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस हम यहाँ पे कुछ मेंस की आंसर राइटिंग के लेक्चर्स भी है जो अपलोडेड है, और इन सब की पीडीएफ 399 के न्याय यात्रा बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में आती है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करो और साथ ही साथ क्लासेस के पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट केस जो मैंने आपको बताया था, गोविंदा का केस। वेरी इंपॉर्टेंट है, आर वर्सेस गोविंदा, जिसमें 299 और 300 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। यहाँ पे आप 299 और 300 बता रहे हो अगर आईपीसी का आंसर लिख रहे हो, अगर यहाँ पे आप बीएनएस लिख रहे हो तो यहाँ पे 100 और 101 बीएनएस का सेक्शन भी लिखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केस नंबर 7, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे हम मथुरा रेप केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा कि सहमति और उसकी वास्तविकता पर जोर दिया गया। इस केस ने बलात्कार कानून में बड़े सुधारों को मार्ग प्रशस्त किया और यहाँ पर जो पॉक्सो है और जो बाकी जो बच्चों से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनके बारे में भी आगे इसी केस के बाद आगे जिक्र हुआ था। देन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, स्टार कर लेना, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए गए और ये आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा का मामला भी है। तो विशाखा की केस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 9 नंबर केस है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको स्टार कर लेना, क्योंकि इस केस में कहा कि जब जब आप डेथ पनिशमेंट दोगे तब तब रेयर टू रेयरेस्ट मैटर में ही दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट केस है मकुले वर्सेस स्टेट 1952 का। इस केस में मेंसरिया यानी अपराधी मनोभाव या अपराधी मन प्रत्येक अपराध का आवश्यक तत्व है जब तक कि विधि स्पष्ट रूप से उसे अपवाद न बनाए। तो यहाँ पे इस केस में मेंस रिया के बारे में डिस्कस किया। और मेंस रिया क्या होता है, हमारी मन की सिचुएशन, जब हम अपराध करते हैं तो हमारे मन में वो अपराध करने की स्थिति पैदा हुई है या हमने किसी अदर रीजन से या किसी जबरदस्ती की वजह से हमने अपराध किया है, तो हर एक अपराध में मेंस रिया को प्रूव करना जरूरी होता है। देन नेक्स्ट केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, डाउरी डेथ से रिलेटेड है। इस मामले में अभियोजन को यह साबित करना होता है कि मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुई है और दहेज की मांग से जो ये मामला है जुड़ा हुआ है। तो जब भी डाउरी डेथ की केसेस होते हैं तो इस तरीके की चीज जो है वो हमें कोर्ट में प्रूव करनी होती है। देन नेक्स्ट केस बात करते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम 2006 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर कन्विक्शन तभी आधारित हो सकती है जब सबूत एक पूर्ण श्रृंखला बनाते हो। मतलब जब भी कोई एविडेंस है जो सीरीज बाय सीरीज कनेक्ट होते हैं तो फिर वहां पर ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे कन्विक्शन की जा सकती है, दोष सिद्धि हो सकती है। नेक्स्ट केस है सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है। ये है डेफामेशन से रिलेटेड। इसमें क्या कहा, आपराधिक डेफामेशन को संवैधानिक माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की प्रतिष्ठा जो है आर्टिकल 21 का हिस्सा है, अगर किसी की प्रतिष्ठा को हम भंग करते हैं तो वो डेफामेशन के अपराध, मानहानि के अपराध में आता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट केस का नाम प्लस उसका हेल्ड बता रही हूँ। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैडम हमें मेंस के आंसर राइटिंग में फैक्ट भी लिखने होते हैं क्या? देखो, जब आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे वो आप एलएलबी में कर रहे हो, जुडिशरी के एग्जाम में कर रहे हो, एपीओ के एग्जाम में कर रहे हो, वहां पर आप सिर्फ केस का नाम और जो मेन हेल्ड किया गया है वो ही बताएं, इतना इनफ है। अगर मान लो आप केस का ईयर भी लिखते हो तो केस के ईयर का कोई नंबरिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना अगर आप गलत ईयर लिख दोगे तो उससे आपका माइनस मार्किंग हो सकता है। बाकी आप अगर ईयर नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, सिर्फ केस का नाम और उसमें उस केस में क्या हेल्ड किया गया था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस सेक्शन में क्या हुआ था, जो आईटी एक्ट जो 66A है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। कोर्ट ने कहा कि स्पीच जो आईपीसी के तहत एक अपराध है जैसे कि सेडिशन, तो अब भी वह क्या रहेगा, पनिशेबल रहेगा। भले ही बीएनएस में उसे हटा दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली बीएनएस में अभी भी अगर भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता पर प्रभाव डालने वाले कोई लांछन लगाओगे तो आपके ऊपर इस तरीके की प्रोसीडिंग जो है कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेम सेक्स रिलेशन की बात की गई थी इसमें कहा था कि सेम सेक्स रिलेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये राइट टू इक्वालिटी और
जो है प्राइवेसी के तहत एक ऐतिहासिक फैसला है। ठीक है, तो नवतेज सिंह जौहर भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस ओरियल जायसवाल। ये केस भी डाउरी डेथ से रिलेटेड है। इस केस में कहा कि ये जरूरी है कि जब किसी फीमेल की मृत्यु हुई है तो वो सामान्य परिस्थितियों से हटकर हुई हो और पति पक्ष द्वारा दहेज की मांग की गई हो। तो जब भी इस तरीके की फीमेल की शादी से 7 वर्ष के अंदर कोई डेथ होती है तो अगर उसे डाउरी डेथ में काउंट करना है तो आपको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो आपको प्रूव करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप, 1974 का केस है। इस केस में कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई थी। कॉमन ऑब्जेक्ट में यह नहीं देखा जाता कि किसने प्रहार किया। यदि अपराध सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हुआ है तो सभी व्यक्ति इसमें क्या माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे। देन नेक्स्ट केस है 18 नंबर केस आज का हमारा, केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो हम 120A आईपीसी में पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण दुर्लभ होता है, साक्ष्य परिस्थिति जन्य रूप से भी पर्याप्त हो सकता है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे से ये केस रिलेटेड है। देन नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, 1980 का केस है। इस केस में कहा कि प्रयास तभी माना जाएगा जब अभियुक्त ने अपराध पूरा करने के लिए पूरा कदम या अंतिम कदम उठा लिया है, क्योंकि अटेम्प्ट का मतलब ही ये होता है कि आप अपराध करने के लिए निकल चुके हो, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अपराध किसी सर्कमस्टेंशियल की वजह से पूरा नहीं होता तो आपको किसके लिए पनिश किया जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिश किया जाता है। देन 20 नंबर केस है रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1971। इस केस में जुवेनाइल ऑफेंडर के मामले में दंड के स्थान पर सुधार की नीति अपनाई गई थी, क्योंकि जो जुवेनाइल होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनको जो जेजे एक्ट भी बनाया गया है उनके रिहेबिलिटेशन की बात करता है, उनको पनिशमेंट न देकर उनके पुनर्वास की जो बात जेजे एक्ट करता है। देन नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, 1992। इस केस में कहा कि एफआईआर रद्द करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए। यह सीआरपीसी के साथ साथ आईपीसी मामलों में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा वर्सेस भजन लाल का केस। नेक्स्ट है 22 नंबर केस इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, 1978 का केस है। इस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह जुड़ी होनी चाहिए, अनुमान पर कन्विक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी केस में परिस्थिति जन्य साक्ष्य दिए जाते हैं तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य एक के बाद एक से जुड़े होने चाहिए, तभी कन्विक्शन होगी। अगर एक भी कड़ी छूट जाती है तो कन्विक्शन नहीं किया जाता। देन 23वां नंबर केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस धनवेश्वर केस, धनवेश्वर है। यह केस जो है वो चीटिंग से रिलेटेड है। चीटिंग का अपराध तभी बनता है जब शुरुआत से ही धोखा देने की नियत हो, केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा, तो ये केस चीटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट केस है सुरेश चंद्र भारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में डाउरी डेथ और क्रूएल्टी के मामलों में इनडायरेक्ट एविडेंस भी पर्याप्त हो सकता है यदि निरंतर उत्पीड़न साबित हो जाता है। देन आज का अपना 25 नंबर केस है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो डील करता है, जो जिसका ईयर है 1958, जो कि मर्डर से रिलेटेड है। इस केस में कहा था कि मर्डर में इंटेंशन to cause such bodily injury as is sufficient in the ordinary course of nature, मतलब अगर आप इस तरीके की बॉडीली इंजरी कर रहे हो जो कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी की मृत्यु करने के लिए सफिशिएंट है, तो इसके बेस पे अगर कोई व्यक्ति मरता है तो आपको डायरेक्ट मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। ऑफ एमपी वर्सेस सलीम 2005 का ये केस जो है, इस केस में कॉमन इंटेंशन प्लस कॉमन ऑब्जेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो इस केस में बताए गए थे। नेक्स्ट केस है 27 संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2009 का है। इस केस में भी यही कहा था कि जब भी डेथ पनिशमेंट दोगे तो वो रेयर टू रेयरेस्ट मैटर में दी जाएगी। यही बात हमें बच्चन सिंह के केस में भी बताई थी। बच्चन सिंह का केस लीडिंग जजमेंट है, इसमें कहा कि डेथ पेनल्टी रेयर टू रेयरेस्ट मैटर में दी जानी चाहिए। देन नेक्स्ट केस है 28 नंबर स्टेट ऑफ पंजाब
वर्सेस गुरमीत सिंह का, ये रेप केस से रिलेटेड मैटर है। इसमें पीड़िता की गवाही पर ही कन्विक्शन संभव है यदि वह विश्वसनीय है। इसका मतलब कि अगर रेप के मैटर आते हैं तो उसमें फीमेल की जो भी स्टेटमेंट होंगे उस बेसिस पे हम एक्यूज्ड को पनिश कर सकते हैं, जब तक कि एक्यूज्ड उनको डिस्प्रूव ना कर दे। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस खैराज राम 2003 का। इस केस में जो सेक्शन 302 के मामलों में मोटिव क्या होता है, जो अपना मेन ऑब्जेक्ट है महत्वपूर्ण है, परंतु प्रत्यक्ष साक्ष्य हो तो मोटिव की अनुपस्थिति में भी दोष मुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कि अगर किसी केस में मोटिव का एविडेंस है कि जो अपराध किया गया है उसमें व्यक्ति का ये मोटिव था, तो उसके बेस पे भी कन्विक्शन की जा सकती है। देन नेक्स्ट केस है लल्लू मंजी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2003 का। ये भी कॉमन इंटेंशन में सभी का मानसिक मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी नहीं है, परिस्थिति से भी साबित हो सकता है। अनलेस हम क्या पढ़ते हैं कि कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड। प्री मीटिंग ऑफ माइंड मतलब मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, कि जब भी कोई अपराध किया जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं, उसमें प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है। लेकिन इस केस में कह दिया कि अगर प्री मीटिंग ऑफ माइंड क्लियर नहीं होता तो परिस्थिति से भी ये चीजें साबित की जा सकती है। द नेक्स्ट केस है सोम मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2008 का केस है। इस केस में भी मेंस रिया के बारे में बात की गई थी। हर अपराध का आवश्यक तत्व है, जब भी कोई अपराध किया जाता है तो उसमें सबसे पहले मेंस रिया, आपराधिक मनस्थिति का क्या प्रभाव है, आपराधिक मनस्थिति क्या है, ये चीज सबसे पहले देखी जाती है। देन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एम मैथ्यू का केस है। इस केस में कॉर्पोरेट लाइबिलिटी के अंतर्गत कंपनी के निदेशक को तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी सिद्ध होती है, अदरवाइज हम कंपनी के किसी भी डायरेक्टर को, मैनेजर को हम लायबल नहीं ठहराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस है 33 गोपाल विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में हेल्ड किया कि आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जीवन पर्यंत या जीवन भर की सजा। ऐसे ही जब हम बीएनएस पढ़ते हैं, बीएनएस का सेक्शन 6 हमें कहता है कि अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की काउंटिंग करनी है, गणना करनी है, तभी आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर के इक्वल समझोगे। अदरवाइज एक केस था मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का। इस केस में क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आप ये बिल्कुल नहीं समझोगे कि उसका मतलब 14 साल है या 20 साल है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टिल डेथ, जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप जेल में ही रहोगे, और जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के गणना की बात आएगी तब आप उसको 20 ईयर के इक्वल काउंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह। इस केस में सर्च एंड सीजर के मामलों में अभियुक्त को अपने अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए, जो कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट केस है डीपीपी वर्सेस बीएड का केस। इस केस में क्या कहा कि नशे की हालत में किया गया अपराध भी अपराध माना जाएगा यदि अभियुक्त को यह ज्ञात था कि उसका कृत्य गलत है। याद करो, हम साधारण अपवाद में 2 सेक्शन पढ़ते हैं, जनरल एक्सेप्शन में 2 सेक्शन पढ़ते हैं, जो कि हमें बताता है कि यदि आप इंटॉक्सिकेट खुद की इच्छा से होते हो तब क्या सिचुएशन होगी, या इंटॉक्सिकेशन आपकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो क्या सिचुएशन होगी। जनरल एक्सेप्शन में हमें इनका बेनिफिट दिया जाता है। देन नेक्स्ट केस है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि सेडिशन आईपीसी से रिलेटेड है। सेडिशन का अपराध तभी बनता है जब बोले गए शब्दों में हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है। केवल नारे लगाना इसमें सफिशिएंट नहीं है, हिंसा प्लस जो सामाजिक शांति है या सार्वजनिक शांति है उसकी भंग होना भी इसमें जरूरी है। उसके बाद केस की बात करते हैं केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
इस केस में भी सेडिशन से रिलेटेड है। सेडिशन की वैधता को बरकरार रखा गया, लेकिन कहा गया कि केवल सरकार की आलोचना अपराध नहीं है, कि अगर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहता है कि अगर आपको आपकी गवर्नमेंट के कार्य से कोई आपत्ति है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये कार्य किसी भी तरीके से सेडिशन नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है। अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता। इसका मतलब जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। देन नेक्स्ट केस है अरुण रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पैसिव इथोनेशिया की बात करते हैं। इस केस में पैसिव इथोनेशिया की अनुमति दी गई थी, लेकिन इससे इथोनेशिया जो कि जैन धर्म के द्वारा ली जाती है, शांत मृत्यु, ये जो इथोनेशिया है इस पर भी बहुत सारे विवाद हुए थे। इस केस में कहा गया था कि ये एक तरीके से सुसाइड की बात करता है, इनडायरेक्टली ये सुसाइड की बात करता है, लेकिन प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इथोनेशिया को अभी वैलिड डिक्लेयर किया है। देन नेक्स्ट केस है शारदा वर्सेस धर्मपाल का केस, जो कि मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड है। मैट्रिमोनियल केसेस में मानसिक विकार, माइंड की जो अनसाउंडनेस है, साबित करने के लिए मेडिकल जांच का आदेश कोर्ट दे सकता है, ये इनवैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद क्वीन एम्प्रेस वर्सेस मोहन मुखर्जी का केस है, जो कि आईपीसी के अबैटमेंट प्लस बीएनएस के सेक्शन 45 अबैटमेंट से है। इस केस में कहा कि किसी अपराध का घटित होना आवश्यक नहीं है, केवल उकसाना या सहायता करना भी पर्याप्त है। ये अबैटमेंट हम पॉक्सो में भी पढ़ते हैं, बीएनएस में भी पढ़ते हैं, दोनों जगह पे सेम अबैटमेंट का मतलब है कि जो व्यक्ति अपराध के लिए उकसाएगा, जो व्यक्ति अपराध में सहायता करेगा, षड्यंत्र में शामिल होगा, देन अपराध हो या नहीं हो, अगर आपने इन तीनों में से एक काम कर दिया तो आपको अबैटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। देन नेक्स्ट केस है रामास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ टीएन 1976 का केस है, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। इसमें एंट्रस्टमेंट साबित होना आवश्यक है, केवल धन का उपयोग अलग उद्देश्य से करना अपराध नहीं माना गया। तो आप सिंपल ये लिख सकते हो, यह बात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। देन 43 नंबर केस है सोमनाथ थापा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1996, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। इस केस में कहा कि एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ही इस सेक्शन में पर्याप्त है, एक्चुअल एक्ट होना जरूरी नहीं है। तो जहां पर आप अबैटमेंट पढ़ रहे हो वहां पर इन केसेस को आप बेरेक में भी साथ के साथ नोट कर सकते हो। आज का सेकंड लास्ट केस है प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1963। इस केस में कहा कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा एंट्रस्टेड प्रॉपर्टी का मिसयूज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट में आता है। 44 प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो की बात करता है पब्लिक सर्वेंट द्वारा एंट्रस्टेड प्रॉपर्टी का मिसयूज के बारे में, जिसमें कहा कि यदि पब्लिक सर्वेंट इस तरीके की प्रॉपर्टी को मिसयूज करेगा तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक न्यास भंग में पनिशेबल होगा। उसके बाद अभय नंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 का केस है, जो कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में डिफरेंस की बात करता है कि जब किसी अपराध को गठित करने के लिए प्रिपरेशन तैयारी की जाती है या अटेम्प्ट किया जाता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, जो कि इस केस में हमें बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट केस है आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1960। ये केस जो है डेफामेशन से रिलेटेड है। इस केस में कहा कि डेफामेशन जो है पब्लिक गुड के अकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने किसी व्यक्ति की डेफामेशन इसलिए की है क्योंकि इसमें जनता का हित जुड़ा हुआ है, इस तरीके का आप डिफेंस नहीं ले सकते। उसके बाद बात करते हैं एमएस वर्गीस वर्सेस टीजे पूनम 1970 का केस है। ये केस जो है कहता है कि पति द्वारा पत्नी को लिखा गया डेफामेटरी लेटर, मानहानि पत्र भी डेफामेशन माना जाएगा।
क्योंकि पब्लिकेशन शब्द का अर्थ है किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचना है। मतलब कि अगर आपने डेफामेशन किसी व्यक्ति की और वह तीसरे व्यक्ति की नॉलेज तक चली जाती है तो वह मानहानि के अंतर्गत पनिशेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट केस है नंदनी शतपथी वर्सेस पीएल दानी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है, 1978 का केस। इसमें एक्यूज्ड को आत्म अभिशंसन सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचने का अधिकार है। ये केस जो है हम बीएनएस में भी पढ़ते हैं, बीएनएसएस में भी पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ते हैं, प्लस ये जो केस है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन आत्म अभिशंसन खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 का वायलेशन माना जाता है। आज का सेकेंड लास्ट केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लाल कृष्ण अडानी, 2003 का केस है, जो कि फोर्जरी के बारे में बात करता है। फोर्जरी में इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी आवश्यक तत्व है। तो इस केस में सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं कि यह केस फ्रॉड से रिलेटेड है, अर्थात धोखे से रिलेटेड है या कपट से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट केस की बात करते हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी। इंपॉर्टेंट केस है 1999 का। इस केस में कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट के सिद्धांत को विस्तृत किया गया और इसी केस में कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट से रिलेटेड जो है डिफरेंस भी बताए गए थे। तो ये आज अपनों ने फर्स्ट लेक्चर बीएनएस के इंपॉर्टेंट केस 50 केसेस के बारे में डिस्कस किया है। इसमें अपनों ने क्विक रिवीजन केस लॉस का किया है। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा बीएनएस के केस लॉस का, उसमें हम नेक्स्ट 50 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ हम पोक्सो, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएससी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के केस लॉस हम आगे आने वाले डेज में डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे आपको 399 न्याय यात्रा जुडिशरी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक से मेंबरशिप ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि डेली के डेली नोट्स, क्लासेस की लिंक आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। बाकी क्लास अगर हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।